हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 जो फोर्जिंग एंड कास्टिंग है उसमें आप देख सकते हो मैं सम्स नहीं कराने वाला हूँ। मैं मतलब अभी नहीं कराने वाला हूँ, इसका नेक्स्ट वीडियो सम्स का आएगा। पर क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो टाइप्स ऑफ फोर्जिंग देख सकते हो, लॉसेस, टाइप्स ऑफ फोर्जिंग लॉसेस, देखिए जब तक ये आपको लॉसेस नहीं पता ना तब तक आप ये सम्स थोड़ा बहुत आपको सम्स में समझ आएगा नहीं। ठीक है। और दूसरा, चलो ये पढ़ने का एक ये भी एडवांटेज है कि देखिए कितनी बार पूछा है। देखो आप देख सकते हो, टाइप्स ऑफ फोर्जिंग लॉस, टाइप्स ऑफ फोर्जिंग लॉस, टाइप्स ऑफ फोर्जिंग लॉस, स्प्रू लॉस बोला है, सीयर लॉस, टोंग लॉस और स्प्रू लॉस, है ना। इसका मतलब आपका यहाँ पे 3 से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा साथ साथ, और ये प्रिपेयर हो जाएगा तो फिर सम्स करने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए ये जो फोर्जिंग का लॉस जो है वो टॉपिक कवर किया है। ठीक है, तो चलो वन बाय वन सारे लॉसेस देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो पहले तो कितने कितने लॉसेस होते हैं टाइप्स ऑफ लॉस में। एक होता है टोंग लॉस, स्केल लॉस, फ्लैश लॉस, सीयर लॉस और स्प्रू लॉस। ठीक है, 5 लॉस है। ये पांचों लॉस को आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं टोंग लॉस। ओके, फोर्जिंग आप सबको पता है कि फोर्जिंग में क्या करते हैं, मेटल को गर्म करते हैं और फिर उसके बाद गर्म करके हम उसको शेप देते हैं। ठीक है, उसमें भी हैंड फोर्जिंग आता है, मशीन फोर्जिंग आता है। ठीक है, हैंड फोर्जिंग में क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं, हम हाथ से हैमर कर करके उसको शेप देते हैं। ठीक है, बट जब ये करते हैं ना तब यहाँ पे आपको देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा बहुत हिस्सा अपने को क्या करना पड़ता है, टंग में पकड़ना पड़ता है। ठीक है, टंग के अंदर पकड़ना पड़ता है उसको। ठीक है, एक प्लायर जैसे शेप का एक टोंग जैसा आता है। टोंग आपको पता है, जो सांडसी हम बोलते हैं गुजराती में, तो उसके जैसा एक आता है जिसको वो होल्ड करने के लिए, क्योंकि गर्म होता है, हाथ से थोड़ी पकड़ सकते हो, गरम गरम होता है पूरा, है ना। तो उसको पकड़ने के लिए ये थोड़ा बहुत ये एक्स्ट्रा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो तो आपको अगर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा तो ये वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये टोंग होल्ड दिखाई दे रहा है ना, 2 से 3 सेंटीमीटर। तो उतना पोर्शन हम पकड़ने के लिए एक्स्ट्रा यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है, फॉर फोर्जिंग ऑपरेशन सम लेंथ ऑफ स्टोक इज नीडेड। कुछ जो स्टोक का लेंथ, कुछ स्टोक का लेंथ हमें चाहिए होता है। ठीक है, कुछ लेंथ का स्टोक हमें चाहिए होता है जॉब को होल्ड करने के लिए। किस में हम होल्ड करते हैं, टोंग में। ठीक है, टोंग क्या आता है, एक जो हमारे जो गुजराती में बोलते हैं सांडसी जैसा एक होल्ड करने का, इस तरह से एक। ठीक है, ये जो टोंग है उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको होल्ड करते हैं, है ना, इस तरह से। तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ स्टोक जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली है ना, ये वाली, उसको क्या कर देते हैं, जब फोर्जिंग हमारा कंप्लीट हो जाता है फिर हम उसको काट देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो खाली होल्ड करने के लिए काम आया था। हमारा मेन फोर्जिंग तो कौन सा वाला हिस्सा है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला हमारा मेन फोर्जिंग का पार्ट है। फिर एक्स्ट्रा जो भी हमने मटेरियल यूज़ किया वो सब हमें क्या करना है, वो तो यूजलेस है ना, वो तो यूज़ करना नहीं है। तो ये लॉस है एक तरह का, है ना। जनरली 2 से 3 सेंटीमीटर लिया जाता है होल्ड करने के लिए, और खास करके हैंड फोर्जिंग में टोंग लॉस देखिए इज़ नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, हैंड फोर्जिंग जब करते हैं ना तो टोंग लॉस को ज़्यादातर कंसिडर किया नहीं जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। हैंड फोर्जिंग है तो कोई टेंशन नहीं है अपने को। चलो स्केल लॉस की बात करें तो स्केल लॉस में क्या होता है, जब जब मेटल बहुत गरम गरम होता है, आपका ये जो मेटल है बहुत ही गरम गरम होता है, तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यानी क्या होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। वो रिएक्ट करने के बाद ऊपर एक परत जम जाती है ना। तो वो भी एक तरह का मेटल जो खराब हो जाता है, ऐसा बोल सकते हो, उसको स्केल बोला जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, मटेरियल लॉस हो जाता है जो सरफेस का ऑक्सीडेशन के कारण। ऑक्सीडेशन तो समझ रहे हो ना, ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब भी मेटल हवा के अंदर रहने वाले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो वो मेटल के ऑक्साइड्स बना लेते हैं। ठीक है, ये सब हमने साइंस में पढ़ा था स्टैंडर्ड 10 के अंदर। ठीक है, और ये तो गरम गरम होता है, हीटिंग होता है, तो उसमें तो ये ज़्यादा हो जाता है ना। तो फोर्जिंग के अंदर ये सब चीज़ें ऑक्सीडेशन होता है, तो वो स्केल का एक लॉस होता है। और ये जो भी अमाउंट ऑफ लॉस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो पहला आपका कितना सरफेस एरिया जो हवा में एक्सपोज है, वो आप कौन से टाइप का मटेरियल ले रहे हो। जैसे कि कुछ कुछ मेटल में ऑक्सीडेशन ज़्यादा होता है, कुछ में ऑक्सीडेशन बहुत ही कम होता है, वो रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है उसका। हीटिंग टाइम, आप कितना टाइम तक उसको हीटिंग कर रहे हो, और फोर्जिंग का आप कौन सा वाला टेक्निक यूज़ कर रहे हो, ये सब पे डिपेंड करता है आपका स्केल लॉस। ठीक है, जनरली 6% हम वेट
के हिसाब से लेते हैं। देखिए जनरली 6% हम स्केल लॉस को कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लैश लॉस आता है। भाई फ्लैश लॉस ये एक तरह का क्या है, जब जब फॉर एग्जांपल जब हम उसको मान लो कि डाई है, अपर डाई लोअर डाई, उसमें हम जब उसको बंद करते हैं तो उसके अंदर जो दबने वाला जो मेटल होता है, तो क्या होता है जब जो पार्टिंग लाइन होती है ना, दो डाई के बीच की पार्टिंग लाइन, उसमें क्या होता है एक्स्ट्रा ऐसा जो मटेरियल मेटल है वो निकल जाता है बाहर, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, सर्कल के बाहर एक एक्स्ट्रा सर्कल दिखाई दे रहा है, और साइड व्यू में देखोगे तो ये एक्स्ट्रा सर्कल कैसा है, देखिए ये वाला पार्ट जब आप उसको दबा देते हो, ठीक है, तो आजू बाजू एक पट्टी जैसा जो आपको दिखता है मेटल का, उसको क्या बोलते हैं, फ्लैश लॉस बोलते हैं, ठीक है। ये डायग्राम से शायद आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। ये देखिए फ्लैश का विड्थ है कितना बाहर निकल रहा है, ये प्लान दिखा रहा है, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या है, प्लान है, यानी ऊपर से। वो अगर मैं ऐसा करके बताऊँ तो आपको ऊपर से देखना है इसको कि किस तरह से दिख रहा है, ठीक है। और साइड व्यू से अगर आप इस तरह से साइड व्यू से देखते हो, जैसे कि ये बंद किया मैंने, और साइड व्यू से देखते हो तो आपको समथिंग ऊपर की तरफ ऐसे दो पट्टी जैसा दिखाई देगा, खाली ऊपर और नीचे देखा जाए ना, एक्चुअली तो पूरी पेरीफेरी पे होता है ना। तो ये फ्लैश का विड्थ है और फ्लैश का थिकनेस है, ठीक है। तो देखिए फ्लैश क्या होता है, एक तरह का एक्सेस मेटल जो एक्सट्रूड हो जाता है, देखिए है ना। ये अपर डाई मान लेते हैं, अपर डाई है, और नीचे वाली लोअर डाई है, और बीच में क्या होता है, बीच में जो फंसा हुआ जो हमारा फोर्जिंग का पार्ट है, उसमें से आजू बाजू थोड़ा हिस्सा निकल जाता है बाहर, मतलब निकलता है पट्टी जैसा वहीं पे रह जाता है, फिर उसको काट देना पड़ता है ना। थिन प्लेट जैसा सराउंडिंग हो जाता है फोर्जिंग में, पार्टिंग लाइन जहाँ होती है वहाँ। फॉर ऑब्टेनिंग फिनिश प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ता है, दिस एक्सेस मटेरियल ट्रिम्ड ऑफ, है ना, इसको ट्रिम कर देना है, उसको निकाल देना उतनी पट्टी को। और इस लॉस को ट्रिमिंग बराबर, ये जो देखिए लॉस ऑफ मेटल ड्यू टू ट्रिमिंग जो होता है उसको फ्लैश लॉस बोला जाता है। अब फ्लैश लॉस का जो वॉल्यूम होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो C इंटू डब्ल्यू इंटू टी से। C क्या होता है भाई, सरकमफरेंस, आप प्रोडक्ट का ले लो, पार्टिंग लाइन पे कितना सरकमफरेंस हो रहा है वो ले लो। W अपना हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा, एवरेज विड्थ लेना है, ठीक है, क्योंकि विड्थ तो ऐसा वेरी करती रहेगी, देखिए कहीं पे ज़्यादा होगी कहीं पे कम होगी। और दूसरा थिकनेस है, तो वो भी एवरेज थिकनेस लेनी, क्योंकि ये थिकनेस भी कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कभी मटेरियल किस तरफ ज़्यादा हो जाता है तो उस तरफ ज़्यादा थिकनेस बाहर निकल पड़ती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है शियर लॉस, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, देखिए शियर लॉस को क्या बोलते हैं, कट वेस्ट लॉस भी बोला जाता है। अभी कट वेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए आपको फोर्जिंग ऑपरेशन जब करना होता है ना, तो आप क्या ऐसे छोटे छोटे टुकड़े थोड़ी लाते हो, बड़ा सा टुकड़ा लेके आते हो, और बड़े से टुकड़े को क्या करते हैं, सोविंग करते हो, उसको कट करते हो। सोविंग के मशीन्स आते हैं ना, वो हम जैसे कैसे हम सो करते हैं यानी कट करते हैं, उसी तरह सोविंग के मशीन आते हैं। वो क्या एक लंबी सी पट्टी जो होती है सो होती है, हैक्सो आपने देखी होगी, हैक्सो ब्लेड, उसी तरह ये क्या करता है, इसको यहाँ पे ऐसे हम काटते हैं, तो काटते वक्त क्या होता है, कुछ थिकनेस जो होती है ना वो वेस्ट हो जाती है, और हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करते रहते हैं। तो देखिए ऐसे ऐसे सपोज मान लो जैसे कि ये 1 mm भी है, 1 mm, तो कितना ज़्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर गिनना जाए इसको, तो इस लॉस को भी कंसिडर किया जाता है। तो समझ आ रहा है ना, कट वेस्ट लॉस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कटिंग के वक्त जो लॉस हो जाता है ना, उसीलिए उसको शियर लॉस बोला जाता है, ठीक है। उसीलिए उसको कट वेस्ट लॉस भी बोला जाता है। तो स्मॉल स्टोक बार्स आर रिक्वायर्ड फॉर फोर्जिंग ऑपरेशन। ये देखिए हमें पूरा थोड़ी चाहिए, हमें तो छोटा सा स्टोक चाहिए फोर्जिंग के लिए, है ना। उसको कट किया किस में से करते हो, लॉन्ग बार स्टोक में से करते हैं। अब करना कैसे, आप सोइंग बोलते हो उसको, कटिंग या तो सोइंग बोलते हो या तो शियरिंग बोलते हो। सब मटेरियल इसमें लॉस हो जाता है ना कटिंग के टाइम, इसको शियर लॉस या कट वेस्ट लॉस बोला जाता है। ये लॉस को जनरली 5% लिया जाता है फोर्जिंग के वेट का, ठीक है। चलो ये हमारा लास्ट लॉस है स्क्रू लॉस, और ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि देखिए जैसे हमने टोंग लॉस देखा था, आप ये देखिए ये वाला आपको टोंग देखा है और ये टोंग लॉस है, पर टोंग लॉस के बीच में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बीच का थोड़ा सा पतला सा पट्टी, दैट इज स्क्रू लॉस। अभी ये क्यों करते हैं, देखिए फिगर के अंदर बता है जो कनेक्शन है ना टोंग होल्ड के बीच का, ये टोंग होल्ड और ये हमारा फोर्जिंग है, दिखा येलो कलर दिखा है फोर्जिंग, ये इसके बीच का तो टोंग होल्ड, जैसे कि टोंग होल्ड करा है वो, प्लस बीच में है फोर्जिंग, सॉरी लास्ट में फोर्जिंग और यहाँ पे है टोंग, और बीच का जो छोटा सा पतली सी लाइन दिखाई दे रही है ना, उसको स्प्रू बोला जाता है। तो उसको देखते फोर्जिंग इज कॉल्ड स्प्रू एंड द स्प्रू इज कैप्ट। इसको हैवी रखना पड़ेगा कि नहीं, ये आप ध्यान से देखो कि हैवी रखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर जब आप उसको टंग से उठाते हो तो पूरा लिफ्टिंग भी तो पॉसिबल होना चाहिए, नहीं तो वो पतला इतना पतला कर दोगे तो टूट जाएगा बीच में से।
ठीक है। तो इसीलिए वो लिफ्टिंग करवा पाए फोर्जिंग को, ठीक है, डाई में से, जब डाई में से निकालना होता है तब विदाउट बेंडिंग है ना, वो फिर बेंड ही नहीं हो जाने, ऐसे जब पकड़ा और ऐसा आगे से ऐसे झुक गया पूरा, क्योंकि वेट उठाना पड़ेगा उसको एंड उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। दिस इज़ द मेटल लॉस है एक तरह का, जिसको 5% से 10% लिया जाता है टोटल जो नेट वेट होता है फोर्जिंग का उसमें से। अबाउट डिस्कशन से ये जो लॉसेस हमने किए अभी तक, जितने भी लॉसेस हमने डिस्कस किए, वी कैन से दैट अबाउट 20 से 25% नेट वेट जो होते हैं फोर्जिंग का, वो फोर्जिंग ऑपरेशन में लॉस हो जाता है। सोचो ये सारे लॉस को अगर गिन लिए जाए तो करीब करीब 20 से 25% तो हमारा वेस्टेज होता है फोर्जिंग में, ठीक है। इसीलिए ग्रॉस वेट ऑफ द मेटल रिक्वायर्ड फॉर अ फोर्जिंग इज नियरली 20 to 25% मोर। देखो ये ध्यान से देखो, यानी जो भी जब हम ग्रॉस वेट उसका कैलकुलेट करते हैं ना, तो जो भी फोर्जिंग का जो वेट होता है वो गिनना है, प्लस 20 से 25% आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा उसके नेट वेट के अंदर, तब जाके आपका ग्रॉस वेट मिलता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे लॉसेस समझ आ गए हैं, है ना। तो अब लॉस अगर आपको समझ आ गए ना, अब आपको फोर्जिंग के सम करने में मज़ा आएगा और बहुत ईजी लगेगा आपको फोर्जिंग के सम, ठीक है। तो चलो फिर अब ये आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये जो फोर्जिंग के लॉस से समझ आ गए होंगे। अब शायद ही आपको हार्डली पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से आपको पढ़ लेना पड़ेगा या रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो फिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए हमें और करीब करीब 120 जितने, सॉरी 180 जितने, सॉरी नॉट 120, 180 जितने सब्सक्राइबर्स ज़्यादा चाहिए। तो प्लीज़ प्लीज़ आप, जैसे हम आपकी हेल्प करते हैं वैसे आप भी हमारी हेल्प कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और उन्हें बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और सब्सक्राइब करने से उन्हीं का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा होगा ना, क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं, एक एक टॉपिक अच्छे से अच्छे तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि समझा सके और आपका नॉलेज और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो चलो फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।